नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हमारी 19th क्लास है जिसमें कि हम सोशल डेवलपमेंट को समझने वाले हैं। और सोशल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट की, तो उसमें सोशल डेवलपमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो बच्चे दूसरों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो क्लासरूम में अक्सर आप देखेंगे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाकी बच्चों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से व्यवहार करते हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अकेले रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुलिंग का शिकार हो जाते हैं ना, बाकी बच्चे उनको तंग करते हैं। तो इस प्रकार के सोशल बिहेवियर्स आपको क्लासरूम में देखने को मिलेंगे, बट ये बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आपके लिए समझना बहुत महत्व रखता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें खासकर एरिक एरिक्सन की थ्योरी आ जाती है और ब्रोनफिन ब्रेन की थ्योरी आ जाती है, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा। फिलहाल तो मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो में मैं आपको ये समझा सकूं कि भाई सोशल होने का क्या मतलब होता है, या सोशल से जुड़े हुए बाकी शब्द नॉन सोशल, अनसोशल, एंटी सोशल, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, और अलग अलग स्टेजेस जो हमने पढ़े हैं डेवलपमेंट की, फॉर एग्जांपल इन्फेंसी स्टेज या अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन डिफरेंट स्टेजेस में क्या बच्चे में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इस पर मैं आपको मतलब मेन हमारा मकसद ये है कि इस पर हम आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल का मतलब क्या होता है। तो बिफोर गोइंग टू सोशल डेवलपमेंट, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय सोशल। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, सोशल होने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इस बात को समझिए ध्यान से कि इस धरती पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, और उसमें से कुछ ही जीव होते हैं जो कि सोशल एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो एलिफेंट एक सोशल एनिमल माना जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ह्यूमंस, ये भी एक सोशल एनिमल माने जाते हैं। तो बेसिकली सोशल होने का क्या मतलब होता है, आप देखेंगे कि इस धरती पर कई कई जानवर, पशु पक्षी ऐसे हैं जो पूरे जीवन भर अकेले रहते हैं, और अगर आप अकेले रहते हैं तो फिर सोशल होने का कोई आप प्रभाव पड़ता भी नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रुप में रहते हैं, अगर आप झुंड बना के रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो वहां पे सोशल होने का अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि सोशल शब्द जो निकलता है, या सोशल की जब हम बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप में रह रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में, तभी तो बात होगी ना सोशल होने की। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस हैं, हम भी रहते हैं ग्रुप में, हमारी फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज में 3 4 5 6 7 लोग होते हैं, तो ये ग्रुप होता है ना। और अगर आप देखें हम जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, और वो आपस में लिंक्ड होती हैं, उससे इंटरेक्ट करती हैं। तो इससे एक पूरा समाज निर्माण होता है। एक परिवार भी हमारा एक समाज होता है, परिवार में हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारा समाज है। हम जहाँ रह रहे हैं, जो मोहल्ला, जो कॉलोनी है, वो भी हमारा समाज है। तो समाज होने का, सोशल होने का मतलब ये होता है कि जब आप समाज में रहते हैं, जब आप ग्रुप में रहते हैं ना, तो ग्रुप में आप रहते हैं तो आपको ये सीखना पड़ता है कि कैसे रहा जाता है समूह में, ग्रुप में कैसे रहा जाता है, तभी आप एक सोशल एनिमल बन पाएंगे। ठीक है, या बाकी जो एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया एलिफेंट, ये सब इनका अपना एक तरीका है समूह में रहने का। कुछ जिम्मेदारियां इनको निभानी पड़ती है, कुछ भूमिका इनको निभानी पड़ती है, और जो भूमिका या जो जिम्मेदारियां तय की गई हैं, अगर आप उसको ठीक से निभा पाते हैं, तभी आप सोशल कहलाते हैं। तो इन द सेम वे हम ह्यूमंस की ही बात करें, तो जब हम सोशल होने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बाकी लोगों के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ नियम, कायदे, कानून, कुछ रीति रिवाज ये बनाए गए हैं, और उसी को मानते हुए ही हमें रहना पड़ता है इस समाज में, तभी हम सोशल हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ह्यूमंस भी अकेले होते, जैसे बाकी और एनिमल्स रहते हैं इस दुनिया में, अकेले रहते हैं पूरे जीवन, अगर हम वैसे होते, तो फिर ये सोशल या सोशल डेवलपमेंट वाली बात ही नहीं होती। हम किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, किसी से हमारे इतना कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम एक सोशल एनिमल है। और जब हम सोशल एनिमल है तो फैमिली में रहते हैं, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी तय की गई है, कुछ वैल्यू सिस्टम है समाज में, मतलब घर में हम रहते हैं तो कुछ रीति रिवाज हमें निभाने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ जो भी आप मानते हैं, यही कहलाता है सोशल होने का अर्थ। ठीक है, तो सोशल होने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जो समाज में नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए या उनको मानते हुए एक जीवन बिताना। ठीक है, तो सोशल होने का सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, फॉलोइंग रूल्स, कस्टम्स, रिचुअल्स
रिस्पॉन्सिबिलिटीज एटसेट्रा। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, इट मीन्स यू आर सोशल एनिमल, और आपको सोशल होना ही पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए कि आप अगर इस समाज में रहते हैं तो सीधी सी बात है, आज के समय तो सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, और अगर आप मान के चलिए परिवार में आप अकेले भी हैं, तब भी आप जब बाहर निकलते हैं, कुछ खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो भी आपको बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो उस वक्त ये जरूरी है कि आपको पता हो कि भाई बाकियों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ऐसा तो नहीं आप सड़क पे चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो अकेला हूं, तो सामने वाले को मैं कुछ भी बोल दूंगा, है ना, या किसी को मैं एक थप्पड़ लगा दूं खींच के। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप जिस समाज में रहते हैं वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम सभी एक सोशल एनिमल है, और हम सभी समाज के नियम, कायदे, कानून इनको मानते हुए ही चलते हैं। तो ये तो हो गया सोशल होने का मतलब। लेकिन सारे लोग सोशल नहीं होते। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ लोग चाहते हुए भी नहीं हो पाते, और कुछ लोग होना मतलब कुछ लोग जानबूझ करके नहीं होते, और कुछ लोग तो उसके विरुद्ध होते हैं। तो ये अलग अलग चीजें इसी से निकल के आती है। देखिए, सोशल होने का मतलब आप समझ गए। अब इसके अगेंस्ट, अपोजिट भी कुछ शब्द हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि नॉन सोशल, अनसोशल, ठीक है, या फिर एंटी सोशल। या तो आप सोशल होंगे या फिर आप इन तीन में से कोई एक होंगे। अब इन तीन का क्या अर्थ है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, नॉन सोशल होने का मतलब ये है कि भाई मुझे पता है समाज में कैसे रहना है, क्या नियम, कायदे, कानून है, किससे कैसे व्यवहार करना है, लेकिन इसके बावजूद मैं अकेला रहना चाहता हूं, है ना। और आप देखेंगे कि बहुत लोग अक्सर जब उस बात को समझ जाते हैं कि भाई बाकी लोगों के साथ जो हम इतना व्यवहार रखते हैं या बाकी लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, तो ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि किसी काम की नहीं होती है ना। हम इन्हीं सब चीजों में उलझे रह जाते हैं, इससे हमें और दुख, तकलीफ, परेशानियां आती हैं, है ना। तो जब लोगों को ये समझ में आने लगता है कि भाई बाकी लोगों के साथ मिलना एक तरीके से मेरे लिए मेरी शांति को भंग करता है, तो ऐसे में फिर ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। यानी कि समाज के नियम, कायदे, कानून को जानते हुए भी उनको भाई अकेले रहना पसंद है। कोई फंक्शन है घर में, वो कहेंगे भाई मेरा मन नहीं है, या कहीं किसी दोस्त ने बुलाया है, कोई फंक्शन है, तो आप किसी और को भेज देंगे, आप नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं कि भाई आपको वहां पे जाके सोचना पड़ेगा यार किससे कैसे मिलूं, कैसे बात करूं, मुझे बोलना नहीं, इसलिए नहीं, आपको सब आता है, आप सबको अच्छे से जानते भी हैं, बट स्टिल आप अकेले अपने आप को समय देना चाहते हैं। तो अगर आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आप नॉन सोशल कहलाएंगे। अब अनसोशल क्या होता है? अनसोशल का मतलब ये होता है कि आप शर्माते हैं बाकी लोगों से बात करने में, या आपको नहीं पता बाकी लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो शाइनेस अगर आप में है, बाकी लोगों से बात करते समय आप झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं, तो इसका मतलब आप अनसोशल हैं। और अनसोशल होने की वजह से भी आप अवॉइड करते हैं बाकी लोगों को, इसलिए नहीं कि आप अकेले रहना चाहते हैं, बस कि इसलिए कि आपके अंदर एक घबराहट, झिझक आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप अनसोशल कहलाएंगे। और एंटी सोशल का मतलब क्या हुआ कि आपको नियम, कायदे, कानून, व्यवहार सब पता है, लेकिन इसके बावजूद आप उसके विरुद्ध जाकर के व्यवहार करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप घर में रहते हैं, और घर में रह करके आप माता पिता से बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। ठीक है, या एक व्यक्ति को, जिसके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, और उसको व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इसके बजाय वो ऐसा ना करके उनको कहीं अनाथ आश्रम में डालाता है, कुछ करता है, तो ये एंटी सोशल बिहेवियर में ही आएगा। आप समाज के अगेंस्ट जाकर के व्यवहार करते हैं। कुछ युवा जो अक्सर आप देखेंगे कि जोश में आकर के कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होता, है ना। चार लोग बुला लिए, किसी की पिटाई कर दी, बदमाशी, गाली गलौज, तोड़ फोड़ करते हैं कई लोग इस प्रकार का व्यवहार, दिखाने के लिए कि हम कुछ हैं। तो अगर आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो इट मीन्स कि ये एंटी सोशल बिहेवियर कहलाएगा। एंड आई होप कि आप ये जो बेसिक टर्म्स हैं, सोशल, नॉन सोशल, अनसोशल एंड एंटी सोशल, आप ये सभी शब्द समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोशल डेवलपमेंट होता कैसे है।
तो अगर आपने सोशल होने का मतलब समझ लिया है या सोशल ना होने का मतलब समझ लिया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे मैं एंटी सोशल डेवलपमेंट नहीं सिखा रहा हूँ या अनसोशल डेवलपमेंट नहीं सिखा रहा हूँ या नॉन सोशल डेवलपमेंट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ सोशल डेवलपमेंट। कि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो शुरू में तो उसको नहीं पता ना कि समाज में नियम कायदे कानून क्या है, लेकिन धीरे धीरे तो वो सीखता है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन से सीखे, चाहे वो एक्सपीरियंस से सीखे, वो सीखता है उस चीज को और वो समझता है कि समाज में कैसे व्यवहार करना है। तो जब कोई बच्चा इस बात को समझने लगता है कि कैसे हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को इज्जत देनी है, किन शब्दों का प्रयोग किसके सामने करना है, ठीक है। तो जब किसी में समझ आ जाती है, इट मीन्स कि वो सोशल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप इस बात बच्चा इस बात को समझने लग जाता है धीरे धीरे कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, और इसी को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए एक शब्द आता है सोशलाइजेशन, ठीक है। तो क्योंकि ये वर्ड में जेशन लग गया तो ये प्रोसेस को शो करता है, ध्यान रखिएगा प्रोसेस। और प्रोसेस वही प्रोसेस है कि समाज के नियम कायदे कानून को समझने की एक प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो सोशल डेवलपमेंट हो या सोशलाइजेशन हो, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि बच्चा समाज के नियम कायदे कानून को सीख रहा होता है, समझ रहा होता है, जान रहा होता है, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक शब्द तो आप समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पे एक बात समझिए कि बच्चे में जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इनफेंसी स्टेज की, क्योंकि शुरुआत में जो 0 से 2 साल का पीरियड होता है वो इन्फेंसी स्टेज कहलाता है। तो जब हम बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज की, तो यहाँ पे हम बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि भाई बच्चा एक बहुत ही अच्छा व्यवहार दिखाएगा कि भाई हाँ हमें ऐसे व्यवहार करना या वैसे व्यवहार करना, इतना कुछ यहाँ पे बच्चा नहीं शो करता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चा अभी दूसरों को देख करके, जान करके, ऑब्जर्व करके समझ रहा होता है कि कैसे व्यवहार करना है, और जो उसको दिख रहा है उसी हिसाब से वो व्यवहार करता आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो जब हम बात करते हैं 0 से 2 साल के, तो ध्यान रखिएगा कि बच्चे में जो सबसे पहला आप कह लीजिए हल्का सा जो हम कह सकते हैं कि बिगिनिंग होती है, वो होती है बच्चे में फर्स्ट मंथ से। कैसे होती है ध्यान रखिएगा, ऑक्यूलर परस्यूट। ऑक्यूलर परस्यूट मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑक्यूलर परस्यूट एक मेजर माइलस्टोन होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, जो कि आई मूवमेंट से जुड़ा होता है। उसकी आई मूवमेंट शुरुआत में कंट्रोल में नहीं होती है, उसको मतलब आंख जो आई बॉल्स होती है ना इधर उधर मूव कर रही होती है, उसके कंट्रोल में नहीं होती है, अनवॉलेंटरी इधर उधर घूम रही होती है, बट धीरे धीरे वो कंट्रोल में आता है। और जैसे कंट्रोल में आता है आप देखेंगे कि बच्चा अब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर पा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इधर से उधर मूव कर रही है तो अपने आई बॉल को भी उधर से उधर मूव करा पा रहा है। तो अगर वो ऐसा कर पा रहा है, इट मीन्स कि ऑक्यूलर परस्यूट है। और ये ऑक्यूलर परस्यूट हेल्प करता है बच्चे को जानने में, लोगों को देखने में, समझने में। अपनी मम्मी को वो देखेगा या अपने पिताजी को वो देखेगा, शुरू में तो नहीं पता उसे कौन होते, लेकिन वो तभी देखेगा ना जब फोकस उसका बढ़ेगा। तो एक हल्का सा आपके लिए बिगिनिंग होता है। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो जाकर के बच्चा पहली बार सोशल स्माइल करता है, सोशल स्माइल, ठीक। अब सोशल स्माइल क्या होता है, ऐसी स्माइल जो किसी व्यक्ति को देख करके बच्चा करे, उसको हम बोलते हैं सोशल स्माइल, है ना। वैसे तो अगर आप गुदगुदी करें तो बच्चा हंसेगा, लेकिन वो नहीं, बच्चा अपनी मम्मा को देख के हंस रहा है, अपने पापा को देख के हंस रहा है, इट मीन्स कि बच्चा अब धीरे धीरे सोशल बिहेवियर दिखाता है, और यही सोशल स्माइल कहलाता है। तो पहला जो सोशल स्माइल होता है लगभग आप देखेंगे शुरू के 3 महीने में बच्चे में देखने को मिलता है। और उसके बाद जैसे बच्चे का थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बच्चा कूइंग साउंड क्रिएट करता है, बैबलिंग करता है, तो उसके साथ फिर वो धीरे एक लैंग्वेज मीडियम बन जाती है थोड़ा सा उसके लिए इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पे आप बच्चों से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि बच्चा आपकी बात मानेगा, आपकी बातों को फॉलो करेगा, नहीं, इतना नहीं करेगा। हाँ, बच्चा यहाँ पे एक इंटरेस्ट शो करता है। कौन सा इंटरेस्ट शो करता है कि वो बाकी लोगों के साथ इंगेज होना चाहता है, अडल्ट्स के साथ इंगेज होना चाहता है, या किसी व्यक्ति के साथ इंगेज होना चाहता है, उसमें बच्चा इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप बच्चे के सामने टॉय रख दें, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 6 महीने का बच्चा है, ये आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। 6 महीने का बच्चा है, अगर आप उसको टॉय दे दें तो टॉय से इतना अच्छा नहीं खेलेगा जितना अच्छा वो आपके साथ खेलेगा, ठीक है। ये दिखाता है कि बच्चा शुरू में जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टॉयज हो गए या बाकी चीजें हो गई,
उनके साथ वो उतना इंटरेक्शन नहीं करता जितना वो ह्यूमंस के साथ करता है, अपनी मदर के साथ करता है, फादर, बाकियों के साथ करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सोशल बिहेवियर जो दिखा रहा है कि बच्चे को टॉयज वगैरह नहीं चाहिए शुरू में, उसको चाहिए ह्यूमंस, उनके साथ वो अच्छा बिहेव करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे को नहीं पता कि कौन सा बिहेवियर सोशल बिहेवियर है, तो जो बच्चा देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसी को सही मान के वही व्यवहार करता है। ठीक है, तो इमिटेटिंग आप देखेंगे यहाँ पे इमिटेशन बच्चा करता है। ठीक है, इमिटेशन करता है और जो वो करता हुआ देखता है बाकी लोगों को, उसी व्यवहार को दोहराता है और उसको लगता है कि भाई मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये शुरुआत में आप देखेंगे तो जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें यही सारी चीजें आप देखेंगे कि बच्चा कर रहा होता है। अब हम आते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 7 साल की अवस्था होती है और बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है कि इस स्टेज में लैंग्वेज जो होती है ना, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये प्री गैंग स्टेज कह लीजिए आप इसको, प्री गैंग स्टेज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये कि इस स्टेज में बच्चे में गैंग नहीं बनती है, गैंग बनती है इसके बाद। ठीक है, ये प्री गैंग स्टेज होती है। उसका रीजन ये होता है कि बच्चा स्कूल नहीं जाता इस स्टेज में, इसलिए उसको प्री स्कूल स्टेज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि अब तो 3+ वाला रूल बन चुका है, 2+3+ वाला रूल बन चुका है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, बट स्टिल मोस्टली यही होता है कि बच्चे इतना मतलब गैंग नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ये प्री गैंग स्टेज होती है कि बच्चे गैंग में नहीं रह पाते इस स्टेज में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म बच्चे में देखने को मिलता है। ईगो सेंट्रिज्म इस स्टेज यहाँ पे बच्चे में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है उसमें बच्चा सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को समझ पाता है, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को कभी समझ ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। अब इसमें जो व्यवहार हमें देखने को मिलता है बच्चे में, आप देखेंगे कि बच्चे में कुछ खास प्रकार के व्यवहार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला चीज जो हम देखें तो यहाँ पे बच्चे में इस स्टेज में राइवलरी, ठीक है, राइवलरी ये हमें देखने को मिलती है। आप देखिएगा कि दो से दोस्त मतलब जिस घरों में दोस्त मतलब भाई है, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है और लगभग इसी स्टेज में है या एक बड़ा भी है, लेटर चाइल्डहुड में है और एक अर्ली चाइल्डहुड में, तो जो छोटा बच्चा होगा अर्ली चाइल्डहुड में उसमें राइवलरी बिहेवियर आएगा। राइवलरी बिहेवियर का मतलब ये है कि भाई मेरे भाई या बहन, बड़ी बहन को कुछ दिया है तो भाई मुझे भी तो दो, उसको मिला है मुझे भी तो दो, ये राइवलरी बिहेवियर होता है। ठीक है, बच्चा ये शो करता है इस स्टेज में। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि इमिटेशन तो शुरू में हो ही जाता है, तो वही यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है इमिटेशन, बच्चा इमिटेट करता है बाकी लोगों के बिहेवियर को कि कौन कैसे व्यवहार कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सोशल अप्रूवल ये देखने को मिलता है। ठीक है, सोशल अप्रूवल का मतलब ये है कि बच्चा अगर कोई चीज करता है तो बाकी लोगों को दिखाएगा और पूछेगा कैसा लगा, उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो सोशल अप्रूवल लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीज इस स्टेज में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिंपैथी बच्चे में आ जाता है इस स्टेज में, कि मान के चलिए कि बच्चा खेल रहा है अपने दोस्त के साथ और खेलते खेलते उस दोस्त की टॉय टूट गई, तो थोड़ा सा जाएगा, अफसोस जताएगा कि इसकी टॉय टूट गई और कह देगा ले मेरी टॉय ले ले, इससे खेल ले। इस प्रकार का बिहेवियर बच्चे इस स्टेज में दिखाते हैं। ठीक है, हाँ उस लेवल पे नहीं दिखाते जितने अडल्ट या मेच्योर लोग दिखाते हैं, लेकिन हाँ सिंपैथी हमें रिफ्लेक्ट करता है। अगला है एम्पैथी। एम्पैथी की शुरुआत हम कहेंगे इस स्टेज में हो जाती है, और वो भी कब होती है, बिल्कुल लास्ट में जाके, अर्ली चाइल्डहुड के लास्ट 6-7 साल में, अभी शुरू में नहीं। इसका रीजन ये होता है कि 6-7 साल के बाद बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म कम हो जाता है, और जैसे ईगो सेंट्रिज्म कम होगा बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लगेगा, और जैसे दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेगा बच्चे में एम्पैथी आएगी। अब एम्पैथी क्या होता है, देखिए सिंपैथी एम्पैथी एक जैसे शब्द लग रहे हैं। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि किसी को सांत्वना देना, है ना, किसी को दुख जताना कि भाई किसी के साथ कोई घटना घट गई और आप भी उस दुख को समझ पा रहे हैं। ठीक है,
एम्पैथी का मतलब ये होता है कि अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पे रख करके सोचना और फिर फील करना, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। सिंपैथी तो ये होता है कि भाई किसी के साथ कोई घटना घट गई तो हम उसकी जगह पे रह के ये नहीं महसूस कर पाते उसको क्या मतलब किस कितनी तकलीफ हो रही है या कितना वो खुश है, हम इस बात को नहीं समझ पाते। हाँ, हमें दिखता जरूर है, ठीक है। तो कोई अगर बहुत दुखी है तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हम उसको दुखी देख करके हम उसको कुछ शब्द बोलते हैं कि हाँ भाई आपके साथ जो हुआ उससे हमें बड़ा खेद है या जो भी है, ये सारी चीजें ये सिंपैथी दिखाता है। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है कि आपने किसी को रोते हुए देख लिया, आप उसकी तकलीफ समझेंगे, आप खुद भी रोने लग जाएंगे, ये एम्पैथी होता है। हालांकि इस लेवल पे नहीं कह रहा मैं, बच्चे की इतने लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन एम्पैथी की शुरुआत होती है। शुरुआत होने का मतलब ये है कि बच्चे थोड़ा थोड़ा दूसरों की तकलीफ को समझना शुरू कर देते हैं, है ना। कि फिर फॉर एग्जाम्पल मान के चले अगर कोई बच्चा खेलते खेलते गिर गया, तो वो उसको गिर गया तो फिर वो देखेगा, उसको चुप कराएगा, उसको कहेगा रो मत, चुप हो जाओ। या जैसे उसकी टॉय गिर गई तो उसको चुप कराएगा। तो ये दिखाता है कि बच्चे में थोड़ा थोड़ा एम्पैथी आ रहा है, क्योंकि बच्चे इस बात को महसूस कर रहा है कि गिरने पर उसको दर्द फील हो रहा है। सो दिस इज शोज कि एम्पैथी बच्चे में यहाँ पे हमें शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल हल्की हल्की शुरुआत इस स्टेज में शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ नेगेटिव बिहेवियर भी हमें देखने को मिलते हैं। नेगेटिव बिहेवियर में बच्चे में देखेंगे तो आप बच्चे में एग्रेसिवनेस रहता है इस स्टेज में, यानी कि बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सैल टाइप के होते हैं और ये दिखता भी है ना। बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं इस स्टेज में। नेगेटिविज्म आप देखेंगे बहुत होगा। नेगेटिविज्म का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आप बच्चे को कोई काम मना करेंगे करने को तो उसी काम को करेगा, आपके अगेंस्ट जाएगा। नेगेटिविज्म कि भाई अगर मान के चलिए बच्चों को आए कि भाई पढ़ना है तो कहेगा नहीं पढ़ूंगा मैं, ये दिखाता है नेगेटिविज्म को, ठीक है। अग्रेसिवनेस में तो बच्चा गुस्सा शो करता है कि भाई बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो गुस्सा दिखाता है, चिल्लाता है। ये कुछ नेगेटिव बिहेवियर हमें इस हिस्से में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लेटर चाइल्डहुड। 7 से 12 साल। अब लेटर चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है ये थोड़ी सी बड़ी होती है। बच्चा इस स्टेज में थोड़ा सा समझदार होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चा स्कूल जाने लगता है, और स्कूल जाते ही आप देखेंगे कि बच्चा बहुत सारे बिहेवियर सीख करके आता है, बहुत सारे नए नए बिहेवियर जो वो घर में नहीं सीखता वो स्कूल में जाकर के सीख लेता है। जैसे घर में उसने कभी गाली नहीं सुनी होगी, अगर मान के चलिए स्कूल में जाएगा दोस्तों के साथ उस प्रकार के शब्द भी बोलने शुरू कर देगा, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी दोस्त के घर में बोली जाती होगी या कुछ होगा, तो वहां से वो सीख करके आ जाता है, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बच्चा गैंग बनाना शुरू करता है, इसलिए इसको गैंग स्टेज कहते हैं। गैंग बनाने का मतलब ये कि बच्चे के यहाँ पे ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं, 2 का ग्रुप 3 का ग्रुप, और ये बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो एक गैंग होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े होते हैं इनके गैंग में। इनकी गैंग में कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगर किसी ने किसी को रोटी शेयर कर दी तो भाई उसका दोस्त बन गया, पेंसिल दे दी एक दिन के लिए तो दोस्त बन गया। तो कंडीशन बहुत छोटी होती है इनका आपस में दोस्त बनने के लिए। भाई बड़े लोग जब दोस्त बनते हैं तो उनकी अलग बात होती है, हम तो बहुत जांच परख करके किसी को दोस्त बनाते हैं। हम तो परिस्थितियां देखते हैं कि भाई किस परिस्थिति में किसने कैसे व्यवहार किया, फिर हम तय करते हैं भाई ये हमारे लायक है नहीं, हमारा दोस्त है या नहीं, सच्चा इंसान है या नहीं, विचार हमारे मिलते हैं या नहीं, इतना कुछ हम देखते हैं। ये छोटे बच्चे इतना नहीं देखते। किसी ने भाई हाँ मतलब आज मैं कॉपी नहीं लाया था, अपनी कॉपी दिखा दी होमवर्क करने के लिए, हाँ ठीक है भाई ये मेरा दोस्त बन गया, या एक दिन मैं इसके साथ बैठ गया मेरा दोस्त बन गया। तो बहुत ही छोटी कंडीशन होती है, इसलिए आप देखेंगे कि इनकी जो गैंग होती है बहुत बड़े साइज की होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी मैं आपको अडल्टहुड भी पढ़ाऊंगा, और सॉरी अडोलोसेंस पढ़ाऊंगा, 12 प्लस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चों का ग्रुप होता है, यहाँ पे हम गैंग तो नहीं कहेंगे ग्रुप कहेंगे, ये बहुत ही छोटा ग्रुप होता है, ठीक है। 2 से 3 लोग हो जाते हैं इनके ग्रुप में। इसका रीजन ये होता है कि बच्चे का दिमाग अब थोड़ा सा चल गया है, अब वो इन छोटी छोटी चीजों के बेस पे किसी को दोस्त नहीं बनाता है, वो जांच परख करके विचारों को का मेल हो पा रहा है या नहीं, इन सब चीजों को देख करके दोस्त बनाता है। तो ऐसे में बहुत फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टर आउट होते हैं बहुत सारे लोग। तो इस वजह से ग्रुप स्मॉल हो जाता है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे तो भाई हाँ छोट कुछ छोटी छोटी कंडीशन होती है, उनको पूरा किया तो भाई दोस्त बन गया।
और बहुत जल्दी जल्दी दुश्मन भी बनते हैं यहाँ पे, मतलब लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो ये चीज आप देखेंगे कि इनका गैंग स्टेज यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे में आप देखेंगे कि थोड़ा सा बच्चा यहाँ पे इससे प्रभावित होता है, गैंग स्टेज से प्रभावित होता है। ठीक है, तो अक्सर आप देखेंगे तो घर पे आकर के जब वो मतलब माता पिता के साथ बात करता है तो थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखता है कि गैंग का ज्यादा असर है भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि भाई दोस्त ने कोई नई साइकिल खरीदी है और बताया स्कूल में कि भाई मैंने नई साइकिल खरीदी है, तो घर आकर के नाक में दम कर देगा अपने मम्मी पापा कि भाई मुझे भी साइकिल दिलाओ, मेरे दोस्त के पास ये साइकिल है। उसका बहुत प्रभाव है ना। और जब बच्चे को साइकिल मिलेगी तो फिर अगले दिन जाकर के वो सबको बताएगा कि भाई मेरे को तो ये साइकिल मिल गई मेरी नई वाली। बिकॉज आप देखेंगे इसका इफेक्ट बहुत होता है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे के ऊपर गैंग स्टेज का बहुत असर होता है। और साथ के साथ सोशल अप्रूवल वाली बात भी यहाँ देखने को मिलती है ना। छोटी छोटी चीजों पे एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं कि भाई मान के चलिए किसी के पास साइकिल नहीं है, एक के पास साइकिल है, तो भाई अब ग्रुप में रहना है तो साइकिल खरीदनी पड़ेगी। तो मम्मी पापा से जिद कर दी भाई साइकिल दे रहा, जैसे ही साइकिल मिली अगले दिन आकर के पूरे ग्रुप को बता रहा है भाई मैंने नई साइकिल खरीदी, बाकी लोग वाह वाह कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो सोशल अप्रूवल। ठीक है, और भी तरीके हैं यहाँ पे सोशल अप्रूवल के लिए। कोई काम करेगा तो बाकी लोगों को दिखाएगा कि देखो ये काम मैंने किया है, बाकी लोग उसकी अप्रिशिएट करेंगे, सोशल अप्रूवल। ठीक है, तो बाकी लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इस स्टेज में इन बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो बच्चे इस स्टेज में थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होना भी शुरू करते हैं। पहले के मुकाबले बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होना शुरू करते हैं, इसलिए छोटे छोटे टास्क बच्चों को इस स्टेज में दिए जा सकते हैं और बच्चे उनको बखूबी निभाते हुए। ठीक है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपटीशन की फीलिंग भी बच्चे में आ जाती है इस स्टेज में। यहाँ पर दूसरों से बेहतर करना है, अपने दोस्त से बेहतर करना, उससे अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, उस गेम में उससे अच्छा खेलना है। तो एक स्पोर्ट्समैनशिप कह लीजिए या कंपटीशन कह लीजिए, हमें इस स्टेज में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया लेटर चाइल्डहुड। अब हम आते हैं एडोलेसेंस पे। और जैसे कि हमने देखा कि एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है, आप कह लीजिए ये वाली जो स्टेज होती है ना, ये सबसे आप कह लीजिए कि डिस्टर्ब्ड स्टेज मान हम कह सकते हैं इसको, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड स्टेज। डिस्टर्ब मतलब ये है कि बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं इस स्टेज में। और डिस्टर्ब क्यों रहते हैं? इमोशनल डिस्टर्बेंस रहता है बच्चों में, इमोशनल डिस्टर्बेंस रहता है। आप देखेंगे कि बच्चों में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से बच्चों में मूड स्विंग्स होना आम बात होती है। चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे अक्सर, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, है ना, कभी बहुत दुखी हो जाएंगे, किसी ने कुछ कह दिया उस पर इतना ज़्यादा बिफर जाते हैं, रोने लगते हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि इमोशनल स्टॉर्म यहाँ पे रहता है, किसी पे जल्दी भरोसा कर लेंगे, दिमाग थोड़ा कम चलाते हैं, इमोशनली ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इमोशनल स्टॉर्म की स्टेज होती है। अब क्योंकि ये इमोशनल स्टॉर्म की स्टेज होती है तो थोड़ा इनका व्यवहार होता है उसी हिसाब से अग्रेसिव भी आप देखेंगे, मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर भी होता है बच्चों में, कभी बहुत ज़्यादा मतलब प्यार से बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इनका ग्रुप भी होता है, छोटा ग्रुप होता है, लेकिन हाँ इनके जो दोस्त होते हैं बहुत ही पक्के होते हैं। ठीक है, इस स्टेज में आकर के बच्चे थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि कौन कैसा दिख रहा है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। लड़की है तो सुंदर होनी चाहिए, लड़का है तो लंबा चौड़ा हट्टे कट्टे होने चाहिए, डोले शोले होने चाहिए, है ना। लड़की है तो भाई सुंदर होनी चाहिए, उसके बाल लंबे होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो उस ग्रुप में चल रही बातें होती है मैं वो बता रहा हूँ कि लड़कों का जो ग्रुप होता है तो उनके लिए ये महत्व रखता है और लड़कियों का जो ग्रुप होता है उनके लिए महत्व रखता है। अब किसी में किसी चीज की कमी है, मान के चलो कोई लड़का है लंबा नहीं है, बौना ही है, मतलब नाटा है, थोड़ा सा शरीर दुबला पतला है, तो यहाँ पे इस बच्चे का सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, क्योंकि ये बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। बिकॉज यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस बहुत मायने रखता है इन बच्चों के लिए, बाकी कोई उसको अपने ग्रुप में लेना भी नहीं चाहेगा और वो खुद किसी ग्रुप में जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो देखेगा भाई बाकी का जो ग्रुप है उसमें तो भाई बहुत ऐसे लोग हैं लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, और मैं खुद हूँ दुबला पतला सूखा सा, मैं कैसे किसी ग्रुप में एडजस्ट कर पाऊंगा। इसी प्रकार से कोई लड़की है उसका रंग थोड़ा सांवला है तो वो इतनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी, बिकॉज बाकी लड़कियां उस क्लास में हैं, सुंदर हैं उससे,
तो फिजिकल अपीयरेंस बहुत मायने रखता है इन बच्चों के लिए। हालांकि धीरे धीरे समझ में आने लगता है, सभी को समझ में आने लग जाता है। हम सब भी जब इस स्टेज में थे तो हम भी इस चीजों से गुजरे हैं, हमने भी ये सब चीजें फेस की हैं। लेकिन आज कोई हमसे पूछे कि भाई आप दिखने में ऐसे हो, आपका आगे क्या होगा, आप थोड़े से नाटे हो, आपका आगे जीवन में क्या होगा, तो हम समझते हैं इस बात को कि ये सब चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। कोई छोटा हो, लंबा हो, दुबला पतला, मोटा, सांवला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में। फर्क पड़ता है आपके व्यवहार से, आपके ज्ञान से, इनसे फर्क पड़ता है कि आप जीवन में क्या करेंगे। ठीक है, आपकी मेहनत से फर्क पड़ता है, आपकी कंसिस्टेंसी से फर्क पड़ता है, आपने जो सपने देखे हैं उसके लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, इनसे फर्क पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सब फर्क पड़ता है बॉलीवुड एक्टर्स को, क्योंकि भाई फिल्मों में काम करना, हीरो को हीरो बने रहना, तो जरूरी है कि भाई वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा दिखे। जैसे ही वो बूढ़ा दिखेगा वो हीरो थोड़ी कहलाएगा। अब देखिए आज भी हमारे बॉलीवुड में लोग 60-60 साल के हो गए, लेकिन फिर भी उनको मेन हीरो का रोल करना, तो उसके लिए वो अपने हेल्थ को उसी हिसाब से बना के रखते हैं। कई लोग नहीं बना पाते तो फिर वो ग्राफिक्स का यूज करते हैं, बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस मायने रखती है ना। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि जो ये एज होती है ना, एडोलेसेंस वाली एज, उसमें फिजिकल अपीयरेंस बहुत मायने रखती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप हमें यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कॉमन सी बात है इसमें, इस स्टेज में, कि भाई मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। बहुत ही कॉमन सी चीज है, और इस वजह से हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन होता है कि भाई लड़के लड़कियां दोस्त हैं आपस में। तो ये सारी चीजें नॉर्मल से हमें इस स्टेज में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो ये ग्रुप बनाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इनके ग्रुप एक तो छोटे होते हैं, और जो ये छोटे ग्रुप में भी जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ वैल्यूज ये सेट करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, तभी वो हमारे ग्रुप में आएगा। और खासकर इसमें भी आप देखें तो विचार बहुत महत्व रखते हैं। कुछ होते होंगे जो फिजिकल अपीयरेंस को मायने देंगे, वो उनका अपना अपना ग्रुप का अलग अलग हो जाता है। आप देखेंगे कुछ ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो कि हट्टे कट्टे खेल कूद वाले होते हैं। कुछ होंगे, आप देखेंगे एक ग्रुप है जो कि पढ़ने लिखने वाला ग्रुप होगा। आप देखिएगा, मैं सिर्फ इस ग्रुप के बच्चों की बात कर रहा हूँ, खासकर जो बच्चे 10th या 11th के क्लास के बच्चों को ले लीजिए। उनके क्लासरूम में कभी आपको जाने का मौका मिले या आप खुद भी रहेंगे तो आप इसी को रियलाइज करेंगे कि जो यार ग्रुप होता था ना वहां पे हमारा, मतलब बच्चों का 11th-12th में, तो यही होता था। पढ़ने वालों बच्चों का एक ग्रुप होगा, आप देखिएगा, जो बिल्कुल पढ़ने में अच्छे हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा। फिजिकली कैसे हैं उससे मायने नहीं रखता। एक ग्रुप बनेगा जो फिजिकली अच्छे होंगे, बिल्कुल हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होंगे, उनके 4-5 उनका ग्रुप बन जाएगा। एक ग्रुप बन जाएगा जो थोड़े से बदमाश टाइप के होंगे, उनका एक अपना अलग ग्रुप बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग ग्रुप जो ये बन पा रहा है ना, ये इनके अपने अलग अलग वैल्यू सिस्टम की वजह से बन पा रहा है, जो इन्होंने अपने ग्रुप में लोगों को शामिल करने के लिए ये वैल्यू सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है मेरा कि ग्रुप तो होते हैं बट इनके कुछ वैल्यू सिस्टम होते हैं, उस वैल्यू सिस्टम के आधार पर कोई व्यक्ति उसका सदस्य बन पाता है। तो ये पूरा था सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। सोशल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता है। ध्यान रखिएगा, एडोलेसेंस तक मैंने इसलिए पढ़ाया है बिकॉज हमारा जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है वो एडोलेसेंस तक काफी है। उसके बियॉन्ड हमें जाने की जरूरत नहीं कि भाई अडल्टहुड में क्या क्या होता है या ओल्ड एज में क्या क्या हो जाता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ थ्योरीज हम पढ़ेंगे, जैसे मैं जब एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बहुत ही लाजवाब थ्योरी है। आप इस थ्योरी को अगर एक बार पढ़ के समझ जाएंगे ना तो आप कहेंगे कि यार मजा आ गया, बिकॉज ये थ्योरी बहुत अच्छी है, आपकी पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर देगी। मैं पढ़ाऊंगा इस थ्योरी को जल्दी आने वाली वीडियोज में। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी बताइए, लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।